नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ रुचिका राज। सर्दी की शुरुआत के साथ ही फॉग और स्मॉग मिलकर स्मॉग बना रहे हैं, जिससे हवा जहरीली होती जा रही है। बिहार के सभी जिले का हाल एक समान है। सहरसा की हवा सबसे ज्यादा जहरीली है, जबकि राजधानी पटना की अगर हम बात कर लें तो पटना में भी हवा साफ में सांस लेना मुश्किल दिख रहा है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही आसमान में फॉग छाया हुआ है, जिससे लोगों को सांस लेने में भारी दिक्कतें हो रही हैं। दिल्ली के अलावा गाजियाबाद, नोएडा का भी हाल बेहद ही खराब है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में स्मॉग का पहरा लगा है। आसमान में धूल और दूर दूर तक धुआं दिखाई दे रहा है। राजधानी दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद की हालत बिगड़ गई है। दिल्ली एनसीआर में सुबह और शाम को घर से बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि बाहर प्रदूषण सांसों के लिए खतरा बन गया है। सुबह स्कूल और दफ्तर जाने वाले लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। हवा की क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है। राजधानी दिल्ली का हाल सबसे ज्यादा खराब है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के आंकड़े को पार कर चुका है। इससे अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है कि लोग कितनी परेशानी में जी रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है और हवा जहरीली होती जा रही है। दिल्ली ने दिवाली तो मना ली और उसके बाद अब 2 हफ्ते हो गए हैं, फिर भी जो AQI है वो खराब श्रेणी में है और जो हवा है वो लगातार जो है वो खराब होती जा रही है। इस वक्त मैं इंडिया गेट पे मौजूद हूँ और एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि विजिबिलिटी आप देखिए ना के बराबर है और इसी तरीके से जो स्मॉग की चादर है वो छाई हुई है और अभी कुछ दिनों तक भी ये मंजर जो है ऐसे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हवा है वो 3 हफ्ते हो चुके हैं दिल्ली की इसी तरीके से खराब श्रेणी में जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब हवा खराब श्रेणी में थी तो अहम कदम भी उठाए गए थे, ग्रैब 2 भी लागू किया गया था, उसके बाद भी जो है दिल्ली गैस चैम्बर में क्यों तब्दील है? तो दिवाली से पहले ही AQI जो था वो खराब श्रेणी में था, 900 के करीब था और उसके बाद जब लोगों ने आतिशबाजी की तो उसके बाद जो AQI है वो काफी खराब श्रेणी में चला गया। सड़क पर विजिबिलिटी बेहद कम है। पूरा एनसीआर स्मॉग और कोहरे की चादर में घिरा है। अब जरा अलग अलग इलाकों का हाल जान लेते हैं। दिल्ली के आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 413, आर्यन नगर में 428, जहांगीरपुरी में 399 को छू रहा है। वहीं नोएडा में 361, ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 पार कर चुका है। गाजियाबाद में मोहन नगर में 429, तो वहीं इंदिरापुरम में 411 पर प्रदूषण का लेवल पहुंच चुका है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में अचानक छाए स्मॉग की वजह हिमालय क्षेत्र में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। ग्रेटर नोएडा का एयर क्वालिटी इंडेक्स 350 के आसपास दर्ज किया गया है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाएं। आज की तस्वीरें बेहद भयावह हैं। जिस तरीके से प्रदूषण का ग्राफ एकाएक बढ़ा है और सुबह से पूरा शहर, ना सिर्फ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बल्कि दिल्ली एनसीआर में गाजियाबाद तक जो शहर है वो एक सफ़ेद चादर से ढका हुआ है और सफ़ेद चादर की ढकने की वजह से आप देखेंगे कि धुंधलापन दिखाई दे रहा है, यानी विजिबिलिटी जिसकी हम बात करते हैं, विजिबिलिटी बेहद कम है। विजिबिलिटी बात करें तो आज करीब 50-100 मीटर के आसपास है और ऐसे में हादसे होने की संभावनाएं रहती हैं। आपको बता दें कि नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर कुछ दिन पूर्व हादसा भी हुआ था और सुबह 6 बजे हुआ था। उस वक्त भी माना जा रहा था कि जो धुंध थी उसकी वजह से, जो कोहरा था उसकी वजह से यह हादसा हुआ। कोहरे यानी फॉग और स्मॉग में क्या अंतर है, अब जरा ये समझते हैं। फॉग हवा में तैरती पानी की बूंद से बनता है, जबकि स्मॉग धुएं और प्रदूषण का मिश्रण होता है। फॉग का रंग सफेद होता है, स्मॉग हल्का ग्रे या भूरे रंग का होता है। मौसम ठंडा होने से फॉग बढ़ता है, जबकि तापमान गिरने और प्रदूषण बढ़ने से स्मॉग बनता है। तो इस तरह हवा में घुले जहर की वजह से लोगों का दम घुट रहा है, जिससे राहत मिलना अभी मुश्किल दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। बिहार की हवा भी लगातार जहरीली बनी हुई है। AQI लेवल खतरे के निशान से नीचे नहीं आ रहा है। बात चाहे पटना की करे या पूर्णिया की या फिर दूसरे जिले की, कमोवेश सभी जिले का हाल एक ही जैसा देखने को मिल रहा है। क्या है बिहार में प्रदूषण का हाल, बता रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार।
बिहार की हवा लगातार जहरीली हो रही है और एक्वाई लेवल की अगर हम बात करें तो एक्वाई लेवल जो है वो खतरे के निशान से लगातार ऊपर बढ़ रहा है। अगर हम बात एक्वाई लेवल पटना की करें तो पटना का एक्वाई लेवल जो है वो 158 है, गया का एक्वाई लेवल जो है 189 है, औरंगाबाद का एक्वाई लेवल जो है 163, नालंदा का एक्वाई लेवल 176, हाजीपुर की बात करें तो यहाँ का एक्वाई लेवल जो है 165, मुजफ्फरपुर का 168, छपरा का 152, मोतिहारी का 124, बेतिया का 159, आरा का 117, बेगूसराय का 156, पूर्णिया का 273, किशनगंज का 162, भागलपुर का 185, अररिया का 168, समस्तीपुर का 194 और सहरसा का एक्वाई लेवल जो है वो बिहार में सबसे ऊपर यानी कि 276 है। तो कह सकते हैं कि सहरसा का सबसे ऊपर है और दूसरे नंबर पे जो है पूर्णिया, जहाँ का एक्वाई लेवल जो है वो 273 है। तो कह सकते हैं कि बिहार की राजधानी पटना हो या दूसरे ज़िले हैं, सभी जगहों पर जो एक्वाई लेवल जो है वो खतरे के निशान से काफ़ी ऊपर है। हालांकि लगातार जो सरकार है ये लोगों से अपील कर रही है कि आप अपने आसपास के इलाके, शहर की जो वातावरण है उसे स्वच्छ रखें ताकि एक्वाई लेवल जो है वो खतरे के निशान से नीचे आ सके और लोग खुली सांस जो है वो ले सकें। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और हम क्यों कह रहे हैं कि बिहार की हवा जहरीली है, एक नजर AQI लेवल पर डाल लेते हैं। बिहार में अलग अलग जिले में क्या है AQI लेवल वो आप जान लीजिए। आप जिस भी शहर में रह रहे हैं वहां का AQI लेवल क्या है वो बता रहे हैं। पटना के AQI लेवल की बात कर लें तो 192 है यानी कि 152। गया के AQI लेवल की बात कर लें तो 189, 189। औरंगाबाद के AQI लेवल की बात कर लें तो 163 है। नालंदा की AQI लेवल की बात कर लें तो 176 है, 176 AQI लेवल नालंदा का है। हाजीपुर की बात कर लेते हैं, 165 AQI लेवल दर्ज किया गया है। मुजफ्फरपुर का 168 है AQI लेवल। पूर्णिया की AQI लेवल की बात कर लें तो 273, ये सबसे ज्यादा और सबसे खतरनाक आप कह लीजिए बिहार में AQI लेवल जो अलग अलग जगहों की, इसमें पूर्णिया का AQI लेवल सबसे ज्यादा खराब है। सहरसा में उससे भी ज्यादा AQI लेवल खराब है, 276 AQI लेवल सहरसा का दर्ज किया गया है। भागलपुर में 185 AQI लेवल है और आरा के AQI लेवल की अगर बात कर लें तो 117 AQI लेवल आरा का दर्ज किया गया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि दिल्ली के साथ साथ बिहार की भी हवा अब जहरीली होती जा रही है और लोगों को सांस लेने में काफ़ी मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिवाली तो चली गई, पर्व भी खत्म हो गए, लेकिन हवा का जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार जहरीला होता जा रहा है और जिस वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। और अब आपको हम ये भी बता देते हैं कि इस प्रदूषण से आप कैसे बच सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि लोग अपना बचाव खुद करें। सबसे पहली बात, आपको गाड़ी चलाने की कम से कम कोशिश करनी चाहिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा पैदल या फिर साइकिल से ही चलें। आने जाने का काम भी आप साइकिल या पैदल ही करें ताकि गाड़ी से जो प्रदूषण निकलती है उससे आप बच सके। सार्वजनिक परिवहन सेवा का उपयोग करें। कार पूलिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और रेड सिग्नल पर गाड़ी बंद कर दें, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि रेड सिग्नल के वक्त में भी लोग गाड़ी को स्टार्ट रखते हैं जिससे धुआं निकलता है और धुआं से वो प्रदूषण हवा में वो धुआं मिलता है और काफ़ी ज़्यादा इससे भी हवा प्रदूषित होती है। इसीलिए ये वो तरीके हैं जिससे आप प्रदूषण कम करने में अपनी सहभागिता दे सकते हैं। अब प्रदूषण से कैसे बचा जाए वो भी आप जान लीजिए। घर में खिड़की दरवाजे बंद रखें। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि घर में ही रहें, बाहर ना निकलें। बाहर व्यायाम करने से बचें। जो लोग एक्सरसाइज बाहर करते हैं वो एक्सरसाइज बाहर ना करें, क्योंकि वो जो हवा आपके बॉडी में जाएगी, शरीर में जाएगी, वो आपके लिए हानिकारक है। बाहर निकलने पर मास्क ज़रूर पहनें। विटामिन C का सेवन करें। हरी सब्जियों को खाने में शामिल करें और इससे आप अपने आप को बचा सकते हैं। और इस वक्त दिल्ली और NCR के लिए अपराध की दलदल सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है।
आए दिन अपराधी दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। हत्या, रंगदारी, अपहरण जैसे वारदातें दिल्ली पुलिस के गले की फांस बनी हुई है। और एक ऐसी ही मुसीबत आकर नाम है लेडी गैंग मनीषा, जो जेल के भीतर से बम्बिहा गैंग के नेक्सस को आगे बढ़ा रही है। यही वजह है कि पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। चालाक, शातिर, तेज तर्रार, धमकीबाज, रंगबाज, चालबाज। अपराध की दुनिया का शायद ही कोई ऐसा शब्द हो जो इस किरदार से बचा हो। यह है दहशत का सबब बन चुके बम्बिहा गैंग की कुख्यात लेडी डॉन मनीषा। भले ही ये सलाखों के पीछे है, लेकिन उन सलाखों के लेडी डॉन मनीषा के लिए कोई मायने नहीं, क्योंकि जेल के भीतर से ही ये बम्बिहा गैंग के नेटवर्क को ऑपरेट करती है। लेडी डॉन मनीषा गैंगस्टर कौशल चौधरी की दूसरी पत्नी है। दावा किया जाता है कि इसे जो काम सौंपा गया उसे ये पूरा करके ही दम लेती है। बताया जाता है कि बम्बिहा गैंग के ऑपरेशन को ये कुछ बेहद खास लोगों के साथ मिलकर हैंडल करती है। जितनी भी ये वारदातों को जब इंटरसेप्ट करा जा रहा था और ऐसे लोगों को जो इनके हेंचमैन को पकड़ा गया, तो उसमें जो मुख्य धारा, जो मुख्य तौर पर जो बात सामने आई वो यह सामने आई कि जो मनीषा है यही उन सभी घटनाक्रम को अंजाम देने में मुख्य भूमिका निभा रही थी, जिसके ऊपर हमारे जो कमिश्नर पुलिस विकास अरोड़ा IPS, उन्होंने 20,000 रुपये का इसके ऊपर इनाम रखा और जिसको पकड़ने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। यही वजह है कि जब से ये पुलिस के हत्थे चढ़ी है, तभी से लेडी डॉन मनीषा के जरिए गुरुग्राम पुलिस बम्बिहा गैंग के पूरे नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। सूत्र बताते हैं कि मनीषा को सारे दिशा निर्देश भोंडसी जेल में बंद कौशल चौधरी से मिलते हैं। प्राथमिक पूछताछ में बातें सामने आ रही हैं वो ये है कि काफ़ी कपूरथला में जो फायरिंग हुई है, होशियारपुर में जो फायरिंग हुई थी, पंचकुला के अंदर जिस तरीके की वारदातों को अंजाम दिया है, हम सभी उन तथ्यों के ऊपर, उन सभी आधार के ऊपर इससे अभी पूछताछ करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कितने लोग इस सिंडिकेट से जुड़े हुए हैं। इन सभी के सामने लॉरेंस बिश्नोई गैंग की चुनौती थी, लेकिन ये गैंग मनीषा की आड़ में रंगदारी और धमकी की वारदातों को अभी तक अंजाम देते आए हैं। लेडी डॉन मनीषा पहले भी जेल में बंद रह चुकी है, बावजूद इसके मनीषा के अपराध का ग्राफ बढ़ता चला गया और वो बम्बिहा गैंग के दुश्मनों के खिलाफ अकेले कमान संभाल चुकी थी। मनीषा इसकी कौशल की सेकंड वाइफ है और पिछले कुछ समय से निरंतर ये पूरे गैंग को ऑपरेट कर रही है और मुख्य भूमिका निभाते हुए, क्योंकि जो सौरभ गाडोली है वो मनीषा का सगा भाई है और काफ़ी समय से वो विदेश में बैठकर इस एक्सटॉर्शन नेटवर्क को और फैलाने की कोशिश कर रहा है। दावे के मुताबिक जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में रंगदारी की वारदात में अचानक इजाफा हुआ, उसने मनीषा को गुरुग्राम पुलिस के अलावा STF के रेडार पर भी ला दिया था। मनीषा को लेडी डॉन यूं ही नहीं कहा जाता। उसके खिलाफ पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में रंगदारी और हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं। यही वजह है कि अब गुरुग्राम पुलिस मनीषा की गिरफ्तारी के बाद कुछ बेहद अहम बातों का पता लगाना चाहती है। मसलन जेल में बंद कौशल चौधरी से मनीषा को कैसे दिशा निर्देश मिलते थे, अब तक उसने रंगदारी की कितनी वारदातों को अंजाम दिया है, वो विदेशों में छिपे कितने गैंगस्टर्स के संपर्क में थे और कहां से उसे अवैध हथियारों की सप्लाई की जा रही थी। फिलहाल पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो कैसे लेडी डॉन मनीषा से वो सच उगलवाती है, जो सच अपराध की दुनिया के कई चेहरों को बेनकाब कर सकता है।
कनाडा से खालिस्तानी आतंकी और हरदीप सिंह निज्जर के साथी ढल्ला के पकड़े जाने की खबर है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक अर्श ढल्ला को 27-28 अक्टूबर को कनाडा में हुए शूटआउट मामले में हिरासत में लिया गया है। अर्श ढल्ला का नाम भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में है। अर्श ढल्ला के हिरासत में लिए जाने की खबर के बाद सुरक्षा एजेंसी अब अलर्ट मोड पर आ गई है। विदेशी धरती से एक्टिव देसी गैंगस्टर बनाम खालिस्तानी आतंकी एक दूसरे को ठिकाने लगा रहे हैं। लॉरेंस गैंग और खालिस्तानी आतंकी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का कुनबा और अर्श डल्ला में खूनी जंग की कहानी। आपकी स्क्रीन पर दो चेहरे हैं। एक है सबसे कुख्यात और दाऊद इब्राहिम की तरह अपना क्राइम गैंग बनाने वाला लॉरेंस बिश्नोई। दूसरी तरफ कनाडा में पनाह लेकर रहने वाला खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल में बंद है, लेकिन देश में हर बड़े शूटआउट में लॉरेंस गैंग का नाम आने से सुर्खियों में है। दूसरी तरफ है खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का शागिर्द अर्शदीप डल्ला। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पिछले साल कनाडा में हुई थी। हत्या में लॉरेंस गैंग का नाम सामने आया था। पहले बात करते हैं साबरमती जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके कुनबे की। लॉरेंस बिश्नोई के अपराध और अपराध के पैटर्न ने उसे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के टक्कर में लाके खड़ा कर दिया है। हाल में हुई कुछ आपराधिक वारदातों और कुछ बड़े हत्याकांड में सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई क्राइम सिंडिकेट का नाम सामने आया है, जिससे जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। लॉरेंस गैंग में पहला किरदार है गोल्डी बराड। कनाडा में गैंग के लिए काम कर रहा था और बाद में अमेरिका में अपना बेस बनाया। गोल्डी के तार पाकिस्तान तक फैले हैं और गैंग के लिए हथियारों की सप्लाई करता है। दूसरा नाम है रोहित गोदारा का। लॉरेंस गैंग के लिए भारत और विदेशी कनेक्शन की वो कड़ी है जिसका नाम सीधे सीधे फिरौती और कई हत्याकांड में जुड़ा। वो गैंग के लिए शूटर हायर करने के साथ ही हथियार भी मुहैया करवाता है। लॉरेंस गैंग में तीसरा अहम किरदार है अनमोल बिश्नोई। लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल कनाडा में रहकर गैंग के लिए काम करता है। अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की वजह से एक बार फिर सुर्खियों में आया। हत्याकांड की न सिर्फ पूरी स्क्रिप्ट लिखी बल्कि उसे अंजाम तक भी पहुंचाया। और इसका सबसे बड़ा सबूत है बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में गिरफ्तार मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम का बयान। शिव कुमार के इकबालिया बयान से साफ हो गया है कि बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का मास्टरमाइंड अनमोल बिश्नोई है, जो इस वजह से सुर्खियों में है और हाल में एनआईए ने उसके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम भी रखा है। ये सारे किरदार लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हैं, जो जेल में बंद हैं। किसी भी हत्याकांड में लॉरेंस का सीधे तो नाम नहीं है, लेकिन हर बड़े और चर्चित हत्याकांड में लॉरेंस गैंग के गुर्गों के शामिल होने की बात सामने आई है। और बताया जाता है कि गोल्डी बराड़, अनमोल बिश्नोई और रोहित गोदारा लॉरेंस बिश्नोई क्राइम सिंडिकेट की रीढ़ की हड्डी हैं, जो लॉरेंस बिश्नोई के जेल में रहने के बावजूद भी विदेशी धरती से पूरे गैंग और नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे हैं। अब बात खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप डल्ला की। अर्श डल्ला पंजाब के मोगा का रहने वाला है। कनाडा में रहकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता है। अर्श डल्ला आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का गुर्गा था। निज्जर के बाद खालिस्तानी टाइगर फोर्स यानी केटीएफ में शामिल है। हथियारों की तस्करी और आतंकी फंडिंग में अर्श डल्ला का नाम है। भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में अर्श डल्ला का नाम सबसे ऊपर है। 2022 में अर्श डल्ला के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। अर्श डल्ला पंजाब समेत पूरे भारत में दहशत फैलाने के लिए कुख्यात है। खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला के सबसे करीबी और खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरगना हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को कनाडा में गोली मारकर हत्या कर दी गई। अर्श डल्ला के ही करीबी, जिसे अर्श डल्ला अपना भाई मानता था,
आतंकी सुक्खा की भी हत्या कनाडा में 21 सितंबर 2023 को गोली मारकर कर दी गई, जिसके जिम्मेदार। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर जारी है।